Hello, good morning, everyone. So now I'm with another chapter that is electrostatics. तो जनरली ट्रेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको पता ही है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी है, समझ में नहीं आता है क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या नहीं प्रिपेयर करना है। बट अगर आप पिछले 2 या 3 पेपर को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक जगह से आपको कॉन्स्टेंटली दिखाई देगा, वो है कैपेसिटर वाले पार्ट से। ठीक है, कैपेसिटर वाले पार्ट से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। अ, तो मुझे लगता है कि इस बार गॉस लॉ गॉस लॉ के एप्लीकेशन फोकस करना चाहिए। कैपेसिटर तो करके ही जाएंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, कैपेसिटर और वेन डी ग्राफ जनरेटर, और बाकी न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये 4 जगह अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोकस किया जाए तो 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कैपेसिटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर और न्यूमेरिकल। आई थिंक कौन से बोले मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये अगर न्यूमेरिकल कर लोगे तो शायद मिल जाएगा क्वेश्चन। स्टिल थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है। तो जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है, अगर हम ऐसे बोले कि एनी पॉइंट इफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन सरफेस ऑन द सरफेस हैज अ सेम पोटेंशियल, हैज सेम पोटेंशियल। तो इस टाइप की जो सरफेसेस है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। वैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कि ये वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर आपने कोई चार्ज को मूव किया तो यू नीड नॉट टू डू एनी वर्क। ठीक है, सो now look at this question. A charge q is moved from point A above a dipole moment p to point B below the dipole in equatorial plane। मतलब along the equator वो चार्ज को मूव करना है without acceleration, that means you have to move the charge very slowly। find the work done। वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। सो निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस का ही एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है यहाँ पर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डाइपोल है, देखिए डाइपोल जो है, दो पोल सॉरी दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के दो चार्जेस को आप कुछ सेपरेट टॉय सेल से सेपरेट कर दो, कुछ डिस्टेंस टॉय सेल से सेपरेट कर दो। तो हम कैसे डिफाइन कर देते डाइपोल को? डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और जो इक्विटोरियल लाइन होती है वो इक्विटोरियल लाइन होती है ये, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, है ना। और जहां पे इक्विटोरियल लाइन है वहीं पे रहेगा इक्विटोरियल प्लेन भी, है ना। यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, तो आपने इस चार्ज को ये इक्विटोरियल प्लेन में ऐसे मूव किया। आइदर लाइन पर मूव करो या प्लेन पर मूव करो, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये सेम होता है, बिकॉज ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है ना। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है या इक्वी पोटेंशियल वाले सारे पॉइंट है। तो अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर इस चार्ज को मूव किया तो कोई पोटेंशियल में बदलाव नहीं आएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाने पर। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला कि जो पोटेंशियल है वो तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, एंड यू कैन राइट वी इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो हमको क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द वर्क डन। तो हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्यू इंटू बी। पोटेंशियल में कोई बदलाव है ही नहीं, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू इंटू बी। ठीक है, इतना भी लिखा तो काफी है, या फिर आगे हम बोल सकते हैं कि जो वी है वो जीरो है या डेल्टा वी जीरो है। चाहो तो इसको डेल्टा वी लिख लो। डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन यहाँ पे हमको नहीं करना पड़ेगा।
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। ठीक है, दैट्स इट, इतना काफी है एक्सप्लेनेशन। एंड देन लुक एट दिस फॉर्मूला, कैपेसिटर पे बेस ये फॉर्मूला है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी हमको गिवन है। डिस्टेंस, पहले कैपेसिटर के जो प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। नई कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब हमको C2 पूछा है अगर प्लेट का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर से कम किया। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो ये है, C इज ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, है ना। अब एरिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट तो सेम है, मतलब यहाँ पे C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। तो फाइनली आप C2/C1 का रेशियो ले लेना, ये आ जाएगा D1/D2। दैट्स इट, प्रॉब्लम में सॉल्व हो गया ये अभी, C1 इंटू D1/D2। तो C2 कितना हो जाएगा, ये तो 10 माइक्रोफैराड है, मल्टीप्लाइड बाय D1 9 सेंटीमीटर था, और दूसरा बोला है कि प्लेट का एरिया 6 सेंटीमीटर से कम कर दिया, मतलब पहले 9 सेंटीमीटर था अब 6 कर दिया, तो 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3। एंड फाइनली यू सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर 30 माइक्रोफैराड। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन आप फोकस करके जाओ, एरिया बढ़ा दिया, एरिया डबल किया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया कैपेसिटर की, तो कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट्स होंगे। देन आफ्टरवर्ड वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 4 इन द सीक्वेंस, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। 2 मार्क के लिए शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटेंसिटी कितनी आती है, आई थिंक चार्ज वायर है ना, हाँ चार्ज वायर के लिए आती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू लैम्बडा अपॉन आर, है ना। लैम्बडा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, आर रेडियस है, एक्चुअली डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां पे आप कैलकुलेट करने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं, एक्चुअल में आई थिंक ये जो वायर और कंडक्टर आपने लिया है ना, उसका रेडियस है। हाँ, और स्मॉल आर होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे कि ये चार्ज वायर ऐसे बनाऊं, तो ये जो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होता है ना, ये आर होता है। ठीक है, और ये होता है स्मॉल आर, ये होता है स्मॉल आर, और इसका जो रेडियस होता है ना, इसको लेते हैं कैपिटल आर। डेरिवेशन आप करोगे तो आपको समझेगा ही है मैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको डिराइव करना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के, आई थिंक यही है फॉर्मूला, हाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। सारे एप्लीकेशन वो गॉस लॉ करके ही जाना है। ठीक है, उसके लिए चैनल पे आई थिंक मैंने तीनों भी एप्लीकेशन को अपलोड करके रखा है, और कुछ शॉर्टकट स्टेप भी बताई है कि अगर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आता है तो यू हैव टू ऑलवेज फॉलो दैट स्टेप, आपका ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशन निकलता जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ये रिकॉर्डेड वीडियोस है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा इसके। ठीक है, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशनशिप होता है -dV/dx, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी बोला जाता है। मतलब डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे किसी चार्ज से आप अ, दूर हटते जाओगे तो डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल फॉल होता है। ठीक है, पोलार नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स जुलाई 2023 में पूछ चुका है, छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, अब मुझे नहीं लगता रिपीट करेगा भी, लेकिन एक बार रीड कर लेना, आसान क्वेश्चन है। पोलार मॉलिक्यूल से बनने वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो पोलार डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, और नॉन पोलार मॉलिक्यूल से बनने वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो नॉन पोलार होते हैं। पोलार मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलार में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता।
ठीक है। देन कम टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बड़ी है, लार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड लार्ज है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, वी कैन राइट पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे जब आप यूज करते हो ना प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट, तो वो होता है साई ई। दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ओके, आई थिंक ससेप्टिबिलिटी को भी डिफाइन करने के लिए पिछले ही 2 साल में कहीं पर बोला है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करना है। ठीक है। सो ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ ई अपॉन पी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोलराइजेशन डेंसिटी का ये रेशियो होता है। सो ये हुए शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप 2। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। तो ये तो पहला तो आसान है, फिर से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर है कि एक इलेक्ट्रिक शेल है या स्फेरिकल शेल है, तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो अगेन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपको डिराइव करना है इस क्वेश्चन के लिए। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इस पर न्यूमेरिकल नहीं तो ये डेरिवेशन आना चाहिए इस बार, आइदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना चाहिए या ये डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, तो 3 इक्वेशन है ये, तीनों की तीनों आपको डिराइव करना है। ये वाले क्वेश्चन के लिए 3 इक्वेशन है। एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2 CV², ये एक इक्वेशन है। जो दूसरी इक्वेशन है वो है एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2 Q² डिवाइडेड बाई सी। और 3 इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है 1/2 Q × V। तीनों इक्वेशन आपको डिराइव करके देनी पड़ेगी ये। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन होता है इसी के पहले, जैसे कि ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि शो दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ये होती है ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये वाला डेरिवेशन भी आप कर लेना साथ ही साथ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन। देन वेंडिग्राफ जनरेटर आपको करके जाना है, कंप्लीट थ्योरी है। वेंडिग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। देन लुक एट दिस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे एक एक डाइपोल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। 2 अपोजिट चार्जेस है, हर एक का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोफेरेड है। दोनों चार्जेस का, दोनों का सेपरेशन तो 2 सेंटीमीटर है, मतलब टॉय सेल भी देकर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी देकर रखा है। और वी हैव सम क्वेश्चंस लाइक मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा इस डाइपोल पर। तो ये टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क होता है आई थिंक पी ई साइन थीटा। तो P आप कैसे निकालते हो, P होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल। P मिल जाएगा, E दिया है, एंड मैक्सिमम टॉर्क exerted बाय फील्ड ऑन द डाइपोल, तो यहाँ पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख देना 1। ठीक है, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क होता ही उतना है। और यहाँ पे फाइनली बोला है कि अगर द वर्क द वर्क वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए, विल हैव टू डू। अच्छा, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करना है जब आप डाइपोल को रोटेट करोगे थ्रू 180 डिग्री। ये और स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 डिग्री से स्टार्ट करना है 80 डिग्री तक। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वर्क डन जो होता है वो होता है P × E, और जहां से आप रोटेट कर रहे हो इनिशियल एंगल माइनस जहां तक आप रोटेट कर रहे हो फाइनल एंगल, दैट्स इट। यहाँ पे मिल जाएगा आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ओके। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हैं एग्जाम्स में। तो हमको बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी। तो एक शॉर्टकट याद रखना, के बी सी आर एल वाला।
देखिए रजिस्टर और इंडक्टर के फॉर्मूले सेम होते हैं, जैसे रजिस्टर इन सीरीज है, रजिस्टर इन पैरेलल है, बिल्कुल वैसे ही इंडक्टर के फॉर्मूले होते हैं। और कैपेसिटर के बल्ब के और स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्मूले सेम होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर के फॉर्मूले अपोजिट होते हैं रजिस्टर के। मतलब पहला वाला सीरीज में पूछ रहा है ना, रजिस्टर होता तो R1 + R2 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर के लिए तो ये 1 हो जाएगा। इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2। ठीक है, ये आ गया सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए ये हो जाएगा जस्ट एडिशन ऑफ 2 कैपेसिटर। ठीक है, तीन के लिए कैसा आएगा, तीन कैपेसिटर के लिए, तीन कैपेसिटर के लिए आपको 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये प्रूफ करना है। और सीपी कितना आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन 14 नंबर का, ये प्रैक्टिस करके जाना है आपको। ठीक है, ये दोनों भी क्वेश्चन। और फाइनली derive an expression for electric potential due to a point charge। पता नहीं मेरा मन कर रहा था इस क्वेश्चन को रखने का, तो यहाँ से मैं दो क्वेश्चन के, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करके जा ही रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो ये वाला एक क्वेश्चन पोटेंशियल का जिसमें आपको प्रूफ करना है पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल। और साथ ही साथ एक पोटेंशियल एनर्जी वाला एक्सप्रेशन भी आप करके जाओ कि व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी कर लो, ध्यान में रखकर जाना जस्ट के कैसा ये डेरिवेशन है। ये 4 मार्क के लिए पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आया तो 4 मार्क वाले साइड में आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। और लास्ट में ये 16 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो 13 14 आप जब डिराइव कर लोगे तो ये आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके आ ही जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल भी आप देख कर जाओ। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ आई विल ब्रिंग 2 more chapter probably by today evening or tomorrow morning, current, electricity and magnetic effect of electric current। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो, कोई क्वेश्चन नहीं समझा है या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो। वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, प्लीज ज्वाइन इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट देयर।